গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভোলায় রে। ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে লুটিয়ে যায় ধুলায় রে, আমার মন ভোলায় রে। গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভোলায় রে। वैद जी, मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। जब वो नहीं था तब वो था ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं थी। लेकिन अब तो वो जाने कहाँ से आके मेरे घर में बस गया है लगता है। उसके चले जाने के बाद मेरा ये घर घर ही ना रह जाएगा। आपको क्या लगता है? भाई किस्मत में लिखा होगा तो बहुत दिनों तक बच भी सकता है। आयुर्वेद में लिखा है पैतृकान सन्निपात जान कफवात समुद्र भवान। बस बस, ये शास्त्रों की बात तो अभी रहने ही दीजिए, इससे मेरा डर और बढ़ जाता है। बस यही बताइए कि करना क्या चाहिए। बहुत सावधानी से रहना होगा। ये तो ठीक है वैद जी, लेकिन किस बात से सावधान रहना होगा ये तो बताइए ना। मैं पहले ही कह चुका हूँ, बालक को घर के बाहर जाने की सख्त मनाही है। हाँ, अब जरा से बच्चे को दिन रात घर के अंदर बांधे रखना भी तो मुश्किल है ना। देखो माधव, ये जाड़े की धूप और हवा दोनों ही उसके लिए विष के समान है। और फिर शास्त्रों में भी लिखा है अपस मारे ज्वरे काशे कामलायाम हलीम के। अच्छा अच्छा, शास्त्रों की बात अभी रहने ही दीजिए। हाँ, इसका मतलब उसे घर के अंदर ही रखना होगा। दूसरा और कोई उपाय? कुछ नहीं, क्योंकि पवने तपने चैव। आपका ये चैव लेकर मैं क्या करूंगा, उसे तो रहने ही दीजिए। लेकिन सच कहूं, आपका ये परहेज बड़ा मुश्किल है। रोग की सारी तकलीफें तो बेचारा चुपचाप सह लेता है, लेकिन आपकी दवा खाने से जो उसे तकलीफ होती है उसे देख मेरा कलेजा फटने लगता है। भाई माधव, तकलीफ होती है तो होने दो, समझ रहे हो? और फिर महर्षि च्यवन ने खुद कह रखा है भेषजम हितवाक्यम च तिक्तम आशु फलप्रदम। वैद्य जी, चलूं मैं? जी। माधव भाई, ये लो, दादाजी भी आ गए। मतलब एक और मुसीबत आ गई। क्यों भाई, मुझसे क्या डर है तुम्हें? तुम बच्चों को बहकाने के सरदार जो हो। लो, अब भाई ना तो तुम बच्चे हो और ना इस घर में कोई बच्चा है।
बहकाने की तुम्हारी उम्र भी नहीं है, फिर किस बात से डरते हो? एक बच्चा जो घर में ले आया हूँ। बच्चा? कैसे? मेरी पत्नी एक लड़का गोद लेने के लिए पागल हो रही थी। अरे वो तो कई दिनों से सुन रहा हूँ, पर तुम तो कोई बच्चा गोद लेना ही नहीं चाहते। हाँ, तुम तो जानते ही हो भाई, मैंने बड़ी मेहनत मशक्कत से रुपए जोड़े। जाने कहाँ से कोई पराया लड़का आके मेरी मेहनत की कमाई को बैठे बैठे उड़ाता रहेगा, ये बात सोचकर भी डर लगता था। लेकिन ये बच्चा ऐसा भाग गया है कि इसके ऊपर जितना भी खर्च करते हो ना, समझते हो कि रुपए का सबसे बड़ा भाग्य यही है। हाँ बिल्कुल। पहले पैसा कमाना मेरे लिए एक नशे की तरह था, बिना पैसा कमाए चैन ही नहीं पड़ता था। लेकिन अब तो ये जानते हुए कि मेरी सारी कमाई इस बच्चे को मिलेगी, मुझे बड़ी खुशी होती है। पर भाई ये तो बताओ, ये बच्चा मिला कहाँ पर? गांव के रिश्ते से मेरी पत्नी का भतीजा है। छोटी उम्र में उसकी माँ गुजर गई और अभी कुछ दिन पहले उसका बाप भी। भाई फिर तो इस बच्चे को मेरी सख्त जरूरत है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? सुनो, वैद्य जी ने कहा है उसकी जरा सी देह में बात पित्त कफ एक साथ बिगड़ गए हैं, जिससे उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। बस एक ही उपाय बचा है, उसे इस जाड़े की धूप और हवा से बचा के रखना होगा। लेकिन बच्चों को घर से बाहर निकालना ही तो तुम्हारा खेल है, इसलिए तुमसे डर लगता है। झूठ नहीं बोल रहे हो तुम, बहुत डरावना हो गया ना मैं, जाड़े की धूप और हवा की तरह। लेकिन भाई घर में रख कर बैठाने वाले खेल भी मैं जानता हूँ। अच्छा, बस मुझे एक बार बच्चे से मिलने दो। नहीं नहीं, बच्चे से फिर कभी मिलना भी आराम कर रहा है। माधव भाई समझा करो, इस बच्चे से मिलना बहुत जरूरी अरे है। मेरी बात तुम समझा करो, पहले अपना काम निपटा लो, उसके बाद मिल लेना। काम तो फिर भी निपट जाएगा। नहीं, काम तो अभी निपटाओ, बच्चे से बाद में मिल लेना। अच्छा देख तो लेता नहीं हूँ। नहीं, फिर कभी देख लेना आप। अच्छा काम निपटा के फिर काम मैं निपटा आता के आना। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अमल, फूफा जी, क्या मैं उस बरामदे तक भी नहीं जा सकता? नहीं बेटा। वो बुआ जी इधर लकड़ी काटती है और गिलहरी कूट कूट के दाल खाती है, मैं वहाँ तक भी नहीं जा सकता? नहीं बेटा। काश मैं गिलहरी होता तो कितना अच्छा होता। पर मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वैद्य जी ने कहा है अगर तुम बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ये वैद्य जी को कैसे मालूम? कैसी बात करते हो अमल, भला वैद्य जी नहीं जानेंगे? उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पोथियां जो पढ़ डाली हैं। मैंने तो एक भी पोथी नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं नहीं जानता। देखो बेटा अमल, बड़े बड़े पंडित लोग भी तुम्हारी तरह होते हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलते। नहीं निकलते? निकलेंगे भी कब, तुम ही बताओ। वो तो सारा दिन बैठे बैठे सिर्फ पोथियां पढ़ा करते हैं, इधर उधर नजर भी नहीं जाती। अमल बेटा, बड़े होके तुम भी पंडित बनोगे, इतनी सारी सारी पोथियां पढ़ा करोगे, लोग तुम्हें देख के अचरज में पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं पंडित नहीं बनूंगा, हरगिज नहीं बनूंगा। कैसी बात करते हो अमल, अगर पंडित होता तो मैं तो धन्य हो चुका होता। मैं देखूंगा, जो देखने की चीज होगी घूम घूम के देखूंगा। कैसी बातें करते हो, आखिर देखने के लिए यह है ही क्या? हाँ, देखो उधर दूर एक पहाड़ दिख रहा है ना, मेरा मन करता है कि उसके आगे चला जाऊं। काम ना धाम, खामखा पहाड़ पार करने चला जाऊं। तुम जो कहते हो उसका कोई ठिकाना भी है या नहीं? देखो अमल बेटा, ये जो इतने बड़े पहाड़ हैं, इसका मतलब है इसको पार करने की मनाही है, वरना इतने बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे करके इतना बड़ा पहाड़ बनाने की क्या जरूरत थी? हाँ, आपको ऐसा लगता है, मुझे लगता है धरती ना बोल नहीं सकती, इसलिए अपना हाथ उठाकर आसमान को पुकार रही है। वो देखो, वो जो दूर आदमी लोग होते हैं ना, उन लोग को सुनाई देती है, बस पंडित लोगों को सुनाई नहीं देती। वो तुम्हारी तरह पागल नहीं है ना, उनको सुनने की जरूरत भी नहीं है। कल ना मैंने एक पागल को देखा मेरी तरह। अच्छा, वो ना मैदान से पहाड़ी तक जा रहा था। हाँ, उसके कंधों पर एक लाठी थी और लाठी पर एक पोटली थी और उसके हाथ में एक लोटा था। मैंने उससे पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने बोला पता नहीं, जहाँ जाऊँ। मैंने फिर से पूछा क्यों जा रहे हो? उसने बोला काम ढूंढने जा रहा हूँ। काम भी ढूंढना पड़ता है। क्यों नहीं ढूंढना पड़ता, कितने लोग काम ढूंढते फिरते हैं। तब ठीक है, मैं भी बड़ा होकर काम ढूंढूंगा। और अगर काम ना मिला तो? वापस ढूंढूंगा। हाँ, तो नगोरी जूते वाला बेर के पेड़ के नीचे और झरने के बाजू में जाकर बैठकर खा रहा था। जैसे ही उसका खाना खत्म हुआ, उसने सब कुछ बांध लिया और उसने उस लाठी को अपने कंधे पर रखा और उस लोटे को लिया और चलता चलता चला गया।
तो मैंने भी बुआ को कहा कि मुझे भी वहाँ जाकर खाना है। तो फिर बुआ ने क्या कहा? जब तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हें वहाँ ले जाकर खाना खिलाऊंगी। पर मैं ठीक कब होऊंगा? बहुत ही जल्दी बेटा। जल्दी? तब तो मैं ठीक होता ही चला जाऊंगा। कहाँ चले जाओगे? और तेरे मेरे झरनों में पैर डुबो डुबो कर दूर चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन पहले ठीक तो हो जाओ। फिर मुझे पंडित बनने के लिए मत बोलना। तो तुम क्या होना चाहते हो? अभी नहीं पता, बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम इस तरह परदेसियों से बातें मत किया करो। मुझे परदेसी लोग अच्छे लगते हैं। और अगर वो तुम्हें पकड़ के ले गए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे तो कोई पकड़ता ही नहीं है, सब बिठाकर चले जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब मुझे काम है, मुझे जाना है, लेकिन तुम घर से बाहर मत निकलना। नहीं निकलूंगा फूफा जी। वो जो सड़क के किनारे वाला कमरा है ना, मैं वहाँ पर जाकर बैठ जाऊंगा। ठीक है। ওরে গৃহবাসী খোলদার খোল, লাগলো যে দোল স্থলে জলে বনতলে, লাগলো যে দোল দ্বার খোল। ওরে গৃহবাসী খোলদার খোল, লাগলো যে দোল স্থলে জলে বনতলে, লাগলো যে দোল দ্বার খোল। ওরে গৃহবাসী ताजा दे, बढ़िया दे, खट्टा मीठा दे, दही वाले, दे लो दे, दही वाले, दे। दही वाले। क्यों पुकार रहे हो? तुम्हें दही लेना है? लूंगा कैसे, मेरे पास पैसे ही कहाँ हैं। अजीब लड़के हो। अरे जब लोगों ने तो मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? काश मैं तुम्हारे साथ जा सकता। मेरे साथ चले जाते। हाँ, तुम कितनी दूर से हाँक लगा कर आ रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबू तुम यहाँ बैठ के करते क्या हो? वेद जी ने मुझे बाहर आने से मना किया है, इसलिए पूरा दिन मैं यहाँ पर ही बैठता हूँ। ओह, तुम्हें हुआ क्या है? मुझे भी नहीं पता, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं जानता। तुम कहाँ से आए हो? मैं तो अपने गांव से आ रहा हूँ। अपने गांव से? बहुत दूर होगा ना? मेरा गांव? वो जो पहाड़ी दिख रही है, हाँ। वो है पंचमुंडा पहाड़। उसके उस तरफ है मेरा गांव, शामली नदी के किनारे। पंचमुंडा पहाड़, शामली नदी। क्या कभी उस रास्ते गए हो तुम? नहीं, मैं गया तो नहीं हूँ, पर ऐसा लगता है। वही है ना, पुराने पेड़ों के नीचे और लाल रास्ते के किनारे। बिल्कुल ठीक करो भैया। और उधर गाय चरती है? क्यों नहीं चढ़ती भैया, बिल्कुल चढ़ती। अरे हमारे गांव में गाय गोरू खूब चढ़ती। और हाँ, उधर लाल रंग की साड़ी पहन के औरतें पानी लेती है ना नदियों से। अरे हमारे गांव की सभी औरतें नदी से तो पानी भरती हैं, मगर सभी वो लाल साड़ी पहने ऐसी बात नहीं है। लेकिन भैया तुम जरूर हमारे गांव गए हो। नहीं, मैं सच में नहीं गया हूँ, लेकिन जब वैद जी मुझे बाहर जाने बोलेंगे, आप मुझे ले जाओगे ना अपने गाँव? क्यों नहीं ले चलूंगा बाबू, जरूर ले चलूंगा। फिर तो मुझे दही बेचना भी सिखा देना, मैं भी दूर दूर तक जाऊंगा और दही बेचूंगा। अरे भैया तुम क्यों दही बेचोगे? अरे तुम तो इतनी सारी पोथियां पढ़ के भारी पंडित बनोगे। नहीं, मैं पंडित नहीं बनूंगा, मैं आपकी तरह दही बेचूंगा। आप मुझे ये आवाज लगाना सिखा दो ना। फूट गई तकदीर। अरे ये भी कोई सीखने की बात है भैया। मुझे ये सुर बहुत अच्छा लगता है। दही, मीठा दही, खट्टा मीठा दही। बाबू तुम थोड़ी सी दही खा लो। दही खाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। ना ना, पैसे की कोई जरूरत नहीं, तुम थोड़ी सी दही खा लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको बहुत देर हो रही है ना? ना ना ना, मुझे कोई देर नहीं हो रही है और मेरा कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। सच कहूँ तो दही बेचने का क्या सुख है, आज मैंने तुमसे सीखा है। अच्छा भैया, तो मैं अब चलता हूँ। दही, खट्टा मीठा दही, पंचमुंडे पहाड़ का दही, शामली नदी का दही, दही, खट्टा मीठा दही, दही, खट्टा मीठा दही, लाल
क्या हुआ? क्या हल्ला मचा रखा है? हैं? डरते नहीं तुम मुझसे? क्यों डरना चाहिए? अगर मैं पकड़ के ले जाऊं तो? पकड़ के ले जाओगे? बहुत दूर, उस पहाड़ी के आगे। अगर राजा के पास ले जाऊं तो फिर चलो, लेकिन मैजी मुझे बाहर आने से मना करते हैं। वैजी ने मना किया है? हाँ, तभी मैं कहूँ कि तुम्हारा चेहरा से सफेद कैसे हो गया है, आंखों के आसपास कैसे काली स्याही फिर गई है। भाई अपने हाथों की नसें देखो कैसी उभर आई हैं। तुम घंटा क्यों नहीं बजाते? अभी वक्त नहीं हुआ है। कोई कहता है वक्त नहीं हुआ, कोई कहता है वक्त हो गया। जब तुम घंटा बजाते हो तभी वक्त हो जाता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? जब वक्त होता है तभी मैं घंटा बजाता हूँ। मुझे तुम्हारा घंटा बहुत अच्छा लगता है। जब दोपहर में सब लोग का खाना हो जाता है ना, हम लोग का कुत्ता सो जाता है, फूफा जी काम पे निकलते हैं और बुआ रामायण पढ़ती है, तभी तुम्हारा घंटा बजता है टंग टंग टंग। तुम घंटा क्यों बजाते हो? मेरा घंटा बतलाता है कि वक्त कभी बैठा नहीं रहता, ये चलता ही रहता है। वक्त कहाँ जा रहा है? ये बात तो कोई नहीं जानता। मेरा मन करता है मैं वक्त के साथ एक ऐसे देश में जाऊं जिसका किसी को पता नहीं हो। एक दिन तो सभी को उस देश में जाना ही होगा बेटा। मुझे भी। जाना तो होगा ही। पर वैजी मुझे बाहर नहीं निकलने देते थे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे वैद्य जी तुम्हारा हाथ पकड़कर खुद तुम्हें लेके जाएं। आप मेरे वैजी को नहीं जानते, वो हमेशा मुझे बंद रखते हैं। भाई लेकिन उनसे भी अच्छे जो वैद्य जी हैं वो हाथ पकड़कर छुड़ा जाते हैं। ये अच्छे वैद्य जी कब आएंगे? मुझे अब बैठना अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें नहीं बोलते। अच्छा पहरेदार, वो बड़ा मकान जो है ना और उसके ऊपर एक झंडा है और लोग आते जाते हैं, वो क्या है? वहाँ नया डाकघर खुला है। डाकघर? किसका डाकघर? डाकघर और किसका होगा भाई? राजा का डाकघर। बड़ी अजीब बात करते हो यार तुम। राजा के डाकघर में सारी चिट्ठियाँ राजा से आती है क्या? क्यों नहीं, और एक दिन देखना तुम्हारे लिए भी राजा कई चिट्ठियां लिखेंगे। मैं तो अभी बच्चा हूँ, मेरे लिए कैसे लिखेंगे? हमारे राजा बच्चों के लिए भी इतनी इतनी चिट्ठियां लिखते हैं। फिर तो मजा आएगा। लेकिन मुझे चिट्ठी कब मिलेगी और ये बात आपको कैसे मालूम? अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारी इस खुली खिड़की के सामने राजा वो सुनहले रंग का झंडा क्यों फहराने जाते हैं? बताओ। तुम अच्छे लड़के हो। अच्छा, राजा की चिट्ठी कौन लेकर आएगा? राजा के बहुत सारे डाकिये हैं, देखा नहीं तुमने, जिनकी छाती पर सोने के तगमे लटका रखे हैं और घूमते रहते हैं इधर उधर। वो कहाँ घूमते रहते हैं? शहर शहर देश देश घूमते हैं वो। बड़ा होकर मैं भी राजा का डाकिया बनूंगा। भाई बहुत मुश्किल काम है ये। दिन हो रात हो, धूप हो बारिश हो, अमीर हो गरीब हो, सबके घर जा जाकर चिट्ठियां बांटते फिरना। पर तुम्हारे लिए अच्छा है, घूमने को मिलेगा तुम्हें। आपको हंसी क्यों आ रही है? ये काम तो अच्छा है। अच्छा? और हाँ, आपका भी काम अच्छा है। दोपहर की धूप में तुम्हारा घंटा बजता है और रात को जब मैं उठता हूँ तभी भी तुम्हारा घंटा बजता है, टन 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 बजता रहता है। अच्छा मैं चलता हूँ, चौधरी आ रहा है, कहीं उसने मुझे तुम्हारे साथ बातें करते देख लिया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। कहाँ है चौधरी? वो देखो बहुत दूर, जिसके सर पर बहुत बड़ा छाता है। शायद राजा ने उसे चौधरी बनाया है। अरे नहीं, वो खुद ही चौधराई करता फिरता है और जो उसकी बात नहीं मानता वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। लोगों से झगड़ा करके वो अपना धंधा भी चला रहा है। अच्छा अब मैं चलूं, मुझे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, कल सुबह फिर आके मिलता हूँ और शहर की बहुत सारी बातें सुनाऊंगा, तो अपना ध्यान रखना। अच्छा? अगर राजा मुझे रोज एक चिट्ठी भेजेगा तो बड़ा मजा आ जाएगा। अगर डाकिया मुझे नहीं पहचान पाएगा तो? चौधरी जी, चौधरी जी। कौन है रे? राह चलते मुझको इस तरह पुकार रहा है। कहाँ का बंदर है ये? आप चौधरी जी हो ना? सबको आपको जानते मानते हैं। हाँ मानते हैं, खूब मानते हैं। डाकिया भी मानते हैं। न मानेगा तो जान बचेगी उसकी, मजाल है। तो फिर डाकिया को बोला मेरा नाम अमल है और मैं इधर बैठा रहता हूँ। क्यों भला? अगर मेरे नाम की कोई चिट्ठी आई हो तुम्हारे नाम की चिट्ठी? अब तुम्हें चिट्ठी कौन लिखेगा भला? अगर राजा जी कोई चिट्ठी भेजे तो? लड़का तो तेज है। राजा तुम्हें चिट्ठी लिखेगा? हाँ बिल्कुल लिखेगा। हाँ। क्योंकि तुम तो उसके गहरे दोस्त हो ना,
मैंने तो सुना है कई दिनों तक तुम्हारी भेंट नहीं होने की वजह से बहुत दुखी है बेचारे। और अब ज्यादा देर नहीं है, चिट्ठी आ जाए कि कल आई। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आप मुझसे नाराज हो? लो, अब मैं भला तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? इतनी हिम्मत है मेरी? तुम्हारी तो राजा के साथ चिट्ठी पत्री चलती है। ये माधव दत्त का दिमाग तो बहुत चढ़ गया है। 2 पैसे क्या जमा कर लिए, वो तो राजा बादशाहों के अलावा घर में बात ही नहीं करता। अच्छी बात है लड़के, मैं जाकर वो बंदोबस्त करता हूँ ताकि राजा की चिट्ठी तुम्हारे घर आ सके। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत लीजिए। क्यों भला? अरे मैं जाकर राजा को तुम्हारी खबर दे दूंगा, इससे वो ना कर पाएंगे और तुम लोगों की खबर लेने के लिए प्यादा तुरंत भेजेंगे। माधव दत्त में हिम्मत की तो कमी नहीं। एक बार ये बातें राजा के कानों तक पहुंच जाए, फिर वो दुरुस्त हो जाए। ए लड़की, लेके चल। ए फाइल वाली लड़की, रुक। रुकने की फुर्सत का है, वक्त जो बीता जा रहा है। असल में तो तू रुकना ही नहीं चाहती है, जैसे मैं यहाँ बैठना नहीं चाहता। हाँ। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे भोर का तारा। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है? मुझे भी नहीं पता, बस वैद जी बाहर जाने से मना कर गए हैं। फिर तो तुम यहाँ से हरगिज बाहर नहीं निकलना। वैद जी की बात मानना बहुत जरूरी है, और मस्ती भी मत करना, वरना लोग तुम्हें शरारती कहेंगे। बाहर की ओर देखकर तुम्हारा मन जरूर छटपटा रहा है ना, इसलिए रुको, मैं ये खिड़की भी बंद कर देती हूँ। ये खिड़की बंद मत करो, बाकी सब बंद है, बस यही खुला है। ठीक है। तुम कौन हो? मेरा नाम सुधा है। सुधा? नहीं जानते? यहाँ के मालिक की बेटी। तुम करती क्या हो? मैं ये टोकरी भरकर फूल चुनती हूँ और उनकी मालाएं बनाती हूँ। अभी भी मैं फूल चुनने ही जा रही हूँ। इसलिए तुम्हारे पायल की इतनी आवाज आ रही है, छन छन छन। अगर मैं होता ना तो ऊपर से भी फूल तोड़ देता। क्यों नहीं? जैसे फूलों के बारे में तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। जानता हूँ, बेशक जानता हूँ। तुम क्या मेरी पारोल दीदी बनोगी? क्या अक्ल है तुम्हारी? मैं तुम्हारी पारोल दीदी कैसे बनूंगी? मैं तो सुधा हूँ, यहाँ के शशि माली की बेटी। तुम पूरा दिन क्या करती हो? मेरी एक गुड़िया है, मैं उसकी शादी करवाती हूँ, और मेरी एक पालतू बिल्ली भी है। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, और देर होने पर फूल नहीं मिलेंगे। मेरे साथ बात करो ना, मजा आ रहा है। अब तुम भले बच्ची की तरह यहाँ बैठे रहो, मैं फूल चुन कर आती हूँ, और फिर आने के बाद मैं तुमसे मिलूंगी। मुझे भी एक फूल दोगे? फूल यूं ही नहीं मिलेगा, उसका दाम भी देना पड़ेगा। जब मैं बड़ा होऊंगा तब दे दूंगा। अच्छा, ये सही है। तुम फूल चुन कर आओगी ना? हाँ आऊंगी। पक्का? पक्का। तुम मुझे भूलोगी तो नहीं? मेरा नाम अमल है। हाँ हाँ, याद रहेगा, नहीं भूलूंगी। अब मैं चलती हूँ। क्या खेल रहे हो? हम लोग खेती का खेल खेल रहे हैं, और मैं किसान बनाऊं, और ये रहा मेरा हल, और हम दोनों बैल बने हैं। तुम लोग पूरा दिन खेलोगे? हाँ, दिन भर। और शाम को लौटोगे? हाँ, हम शाम को लौटेंगे। जब तुम लोग शाम को लौटोगे ना, मेरे घर के सामने से लौटना। तुम भी बाहर आ जाओ ना खेलने, मिलके खेलेंगे। वैद जी ने मुझे बाहर आने से मना किया, इसलिए मैं नहीं आ सकता। वैद की मनाही तुम मानते हो? चलो भाई चलो, हमें देर हो रही है। अरे मत जाओ मत जाओ, रुको, तुम लोग यहाँ पर ही खेलो ना, मैं भी देखूंगा। यहाँ हम किस चीज से खेलेंगे? मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, रुको मैं अभी लाता हूँ। अकेले खेलना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम रख लो। वाह वाह, कैसे अनोखे खिलौने। ये तो जहाज है, और ये है ऊंट। देखो तो भाई, कैसे अनोखा सिपाही है। ये सब खिलौने तुम हमें दे रहे हो, तुम्हें दुख नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर हमें इन्हें वापस नहीं देंगे। ठीक है, मत देना। कोई तुम पर नाराज तो नहीं होगा? कोई नहीं होगा।
लेकिन हर सुबह तुम्हें मेरे खिड़की के सामने आकर खेलना पड़ेगा। ठीक है भाई, हम लोग रोज सुबह यहाँ खेलने आ जाया करेंगे। लेकिन अब सिपाहियों को तो सजा, हम लोग लड़ाई खेलेंगे। लेकिन बंदूक तो है ही नहीं। जो मोटा डंडा पड़ा है हम इसे तोड़कर बंदूक बना लेंगे। लेकिन भाई तुम तो सोए जा रहे हो। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं पूरा दिन यहाँ पर बैठा था ना। लेकिन अभी तो दिन का पहला पैर ही चढ़ा है, तुम्हें अभी से नींद आने लग गई। वो सुनो, पहले पैर का घंटा बज रहा है, टन टन टन। वो घंटा मुझे सोने के लिए पुकार रहा है। तो ठीक है भाई, हम लोग अब चलते हैं। हाँ। सुनो सुनो, तुम लोग राजा की डाकिया को जानते हो? हाँ हाँ, पहचानते हैं, खूब पहचानते हैं। उनका नाम क्या है? एक का नाम है बादल डाकिया और दूसरे का शरद। और बहुत से। अगर मेरे नाम से एक चिट्ठी आएगी तो मुझे पहचान पाएगा ना? चिट्ठी पर तुम्हारा नाम होगा तो तुम्हें ठीक पहचान लेगा। कल सवेरे जब तुम आओगे एक डाकिया को लाना, मेरी पहचान करवा देना उससे। ठीक है, हम चलते हैं। फूफा जी, आज क्या मैं उस खिड़की तक भी नहीं जा सकता? वैद्य जी ने मना किया है। हाँ बेटा, रोज रोज वहाँ बैठने से तुम्हारी बीमारी बढ़ गई है। नहीं नहीं, मुझे वहाँ बैठना अच्छा लगता है। पर बेटा, वहाँ बैठे रहने से तुमने शहर के तमाम बूढ़े बच्चों से दोस्ती कर ली है। मेरे दरवाजे के आगे जैसे मेला सा लगा रहता है। ऐसे तो तुम ठीक नहीं होगे ना? और देखो तो, आज तुम्हारा चेहरा कैसा फीका सा पड़ गया है। अगर आज वो मुझे खिड़की पर नहीं देखेगा तो वो फकीर चला जाएगा। तुम्हारा ये फकीर है कौन? वो मुझे रोज देश विदेश की कहानियां सुनाता है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो किसी ऐसे फकीर को नहीं जानता। उसके आने का समय हो गया है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप उन्हें अंदर आने दोगे? बस थोड़ी देर के लिए। ठीक है बेटा। अमल बच्चा, अरे यही तो मेरा फकीर है। ये तो मैं फकीर हूँ, फकीर। आइए आइए, बैठिए। ये नहीं समझ पाता कि तुम क्या नहीं हो। इस बार कहाँ गए थे फकीर? मैं क्रौंच द्वीप गया था बच्चा, अभी अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। क्रौंच द्वीप से? तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? तुम मुझे भी क्या अपनी तरह समझते हो? मेरा कहीं भी आने जाने में ना कुछ खर्च नहीं होता। मैं अपनी मर्जी से जब चाहे जहां चाहे आ जा सकता हूँ। आपने कहा था जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो आप मुझे अपना चेला बना लोगी, याद है ना? खूब याद है बच्चा, खूब याद है। मैं तुम्हें घूमने फिरने के ऐसे मंत्र सिखा दूंगा ना, उसके बाद समुद्र पर्वत वन कहीं भी तुम्हें कोई रोक टोक ही नहीं होगी। कैसी पागलों की सी बातें करते हो तुम दोनों। अमल बच्चा, समुद्र पर्वत वन में किसी से नहीं डरता, पर जो तुम्हारे फूफा जी है ना, और कहीं इनके साथ वो वैद्य जी भी आ जुटे, तो भाई फिर तो मेरे मंत्र भी हार मान लेंगे। नहीं नहीं फूफा जी, आप वैद्य जी को मत कहना, मैं यहाँ पर ही लेटा रहूंगा। लेकिन जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, मैं सारे मंत्र सीखकर दूर चला जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, पहाड़ भी नहीं और नदी भी नहीं। छी बेटा, इस तरह बार बार जाने जाने की रट नहीं लगाया करते। ऐसी बातें सुन के मेरा मन जाने कैसा हो जाता है।
क्रोंसद्वीप कैसा द्वीप है? बड़े अचरज की जगह है बच्चा, चिड़ियों का देश है। इंसान तो वहाँ है ही नहीं, और पक्षी भी ऐसे, ना चलते हैं ना बोलते हैं, बस उड़ते हैं और गाते हैं। वहाँ समुंदर भी है। समुद्र के किनारे तो है ही। वहाँ के पेड़ नीले रंग के हैं। हाँ, और उन नीले पेड़ों पर उनका बसेरा है। शाम को पहाड़ पर जब अस्त होते सूरज की रोशनी पड़ती है ना, और हरे हरे पक्षियों के झुंड अपने बसेरे की तरफ लौटते हैं, तो उस समय आसमान के रंग से, पक्षियों के रंग से और पहाड़ के रंग से एक अजीब ही समा बन जाता है। वहाँ के पहाड़ में झरने भी बहते हैं। लो, अब झरनों के बिना भी कोई बात बनती है भला? ऐसे लगता है जैसे किसी खास हीरे को ना गलाकर डाल दिया था। और झरनों का नाच तो ऐसा कि रोड़ों को ठन ठन ठुन ठुन करते हुए लगातार कल कल झरझर करते हुए समुद्र में कूद पड़ते हैं। किसी वैद्य के बाप में भी इतनी ताकत नहीं है कि उनको पल भर के लिए रोक सके। अरे वो तो चिड़ियों ने मुझे एक निहायत ही मामूली इंसान समझकर जात से बाहर कर दिया, वरना मैं भी उन झरनों के पास, उन घोंसलों के पास अपना एक घोंसला बनाकर ना समुद्र की लहरों को देखते हुए पूरा जीवन बिता देता। अगर मैं भी चिड़िया होता तो कितना अच्छा होता। भाई तब तो बड़े मुश्किल हो जाती बच्चा। सुना है तुमने दही वाले से कहा है कि तुम बड़े होकर दही बेचना चाहते हो। अब बेटा चिड़ियों के साथ तो तुम्हारा ये व्यापार चलने चला, उल्टा तुम्हारा नुकसान ही हो जाता। अब तो हद ही हो गई, तुम लोग मुझे पागल कर दोगे, मैं तो चला। रुको फूफा जी, मैं दही वाला आकर लौट गया। लौट क्यों ना जाएगा भला? तुम्हारे इस फकीर की क्रॉसद्वीप की चिड़ियाओं के साथ उड़ने से उसका पेट तो ना भलेगा ना भला? तुम्हारे लिए कुलिया दही रख के गया है, क्या गया उसकी भांजी का विवाह है, इसलिए उसे फुर्सत नहीं है। उसने कहा था कि उसकी भांजी का विवाह मुझसे होगा। अरे तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसने कहा था कि मेरी बीवी बहुत सुंदर होगी और वो लाल साड़ी पहनेगी, और फिर वो मुझे रोज नए बर्तन में दूध देगी, और शाम को वो मुझे कहानियां सुनाएगी। भाई बहू तो काशी है, मैं एक फकीर हूँ, फिर भी मेरे मन में ना लालच आ रहा है। लेकिन बच्चा तुमको चिंता मत करो, इस बारी ना उसका ब्याह हो जाने दो। मैं कहता हूँ ना, जब तुम्हें जरूरत होगी तो उसके यहाँ कोई भांजियों का अकाल थोड़ी ना पड़ जाएगा। अब तो हद ही हो गई भाई, मैं तो चला। फूफा जी तो अभी चले गए। अब तो बताओ, राजा से मेरी कोई चिट्ठी आई है या नहीं डाकघर में? बेटा सुना तो है कि चिट्ठी वहां से रवाना हो चुकी है, पर अभी कहीं रास्ते में है। रास्ते में? कौन से रास्ते में? वो जंगल वाले रास्ते में? अरे वाह, तुम तो सब जानते हो। मैं सब जानता हूँ। लेकिन तुमने ये सब जाना कैसे? मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा लगता है कि मैंने देखा है। मेरी आंखों के सामने मुझे सब कुछ दिखता है, और अभी मैं देख रहा हूँ वो डाकिया पहाड़ से नीचे उतर रहा है। उसके हाथ में एक लालटेन है और उसके कंधों पे एक थैली है। उस थैली के अंदर बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं। वो कब से नीचे उतर है और मुझे उसे देखकर बहुत खुशी होती है। बेटा तुम्हारे जैसी नई आंखें नहीं है मेरी, लेकिन तुम्हारे देखने से ना मैं भी उसे देख पा रहा हूँ। अच्छा, जिसका ये डाकघर है उस राजा को आप जानते हो? जानता क्यों नहीं, मैं तो वहाँ रोज भीख मांगने जाता हूँ। तो मैं भी भीख मांगने आऊंगा। नहीं बच्चे, तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो कुछ देना होगा ना राजा बिना मांगे ही दे देंगे। नहीं, मैं भी भीख मांगूंगा। उनके दरवाजे के सामने आकर जय हो महाराज करके नाचूंगा और भीख मांगूंगा। भाई फिर तो बहुत मजा आएगा। मेरे साथ तुम भी चलोगे ना तो मुझे भी भरपेट भीख मिलेगी। पर ये तो बताओ, तुम भीख में मांगोगे क्या? मैं मांगूंगा कि मैं उनका एक डाकिया बन जाऊं और उनकी चिट्ठियां बांटते फिरूं। पर बेटा घर में बैठे रहने में भी भला किस बात का दुख है? नहीं, कोई दुख नहीं है। पहले मैं सोचता था कि दिन कैसे बिताऊं, पर अभी ये डाकघर देखकर मैं ऐसे सोचता हूँ कि मेरी चिट्ठी कब आएगी, और ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीत जाता है। मगर चिट्ठी में क्या लिखा होगा? खैर उससे क्या फर्क पड़ता है, चिट्ठी पर तुम्हारा नाम तो लिखा ही होगा ना, बस यही काफी है। चलो बेटा अब तुम आराम कर लो, बहुत थक गए। तुम लोगों ने ये क्या हंगामा खड़ा कर रखा है? क्यों, क्या हो गया? सुना तुम लोगों ने अफवाह फैला रखी है
कि राजा ने डाकघर तुम लोगों को चिट्ठी लिखने के लिए खोला है? अगर ऐसा है भी तो क्या हो गया? पंचानन चौधरी ने एक गुमनाम चिट्ठी लिखकर ये बात राजा तक पहुंचा दी है। राजा के पास तो सभी बातें पहुंचती हैं, ये क्या हम नहीं जानते? तुम लोग संभल कर बातें क्यों नहीं करते? राजा रजवाड़ों का नाम लेकर ऐसी बातें क्यों बनाते हो? तुम लोगों ने तो मुझे खासी मुश्किल में डाल दिया है। राजा जी हमसे नाराज है। इनके कहने से बस हो गए नाराज। ऐसे कैसे नाराज हो जाएंगे? मुझ जैसे फकीर से और तुम जैसे लड़के से नाराज होकर मैं राजपाट नहीं चलाना क्या? आज सवेरे से ना रह रह कर मेरी आंखें बंद होती जाती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सपना है। जी चाहता है कि मैं ऐसे ही पड़े रहूं। मेरा मन करता है कि मैं कुछ ना बोलूं। राजा से मेरी चिट्ठी नहीं आएगी? चिट्ठी जरूर आएगी, आज ही आएगी मेरे बच्चे, आज ही आएगी। माधव, भाई माधव कहाँ हो? वैद्य जी, अमल, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है सारा दर्द मिट गया हो। बाहर तो नहीं गए थे खेलने? नहीं। ठीक है। माधव, ये हंसी अच्छी नहीं जान पड़ती। ये जो कह रहा है ये अच्छा लग रहा है, ये बहुत खराब लक्षण है। चक्रधर ने कहा। वैद्य जी, चक्रधर की बातें रहने दीजिए, सही बताइए कि बात क्या है? माधव, मुझे लगता है कि इसे बांध कर रखा ना जा सकेगा। मैं तो मना कर गया था, लेकिन बाहर की हवा लग गई। नहीं नहीं वैद्य जी, मैंने इसे बड़े संभाल के रखा है, बाहर तो जाने ही नहीं दिया। मैं दरवाजा भी अक्सर बंद रखता हूँ। आज न जाने ये कैसी हवा चल रही है। तुम्हारे सदर दरवाजे के बाहर से हूं हूं करके हवा बह रही है। मैं खुद देख कर आया हूँ। माधव, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ताला कुंजी लगाकर बाहर का दरवाजा बंद कर दो। 2-3 दिन के लिए लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद। और हाँ, ये खिड़की भी बंद कर दो। इससे आती हुई सूरज की रोशनी से रोगी की नींद चढ़ जाती है। नींद बहुत आवश्यक है माधव, बहुत आवश्यक है। वैद्य जी, अमल ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। उसका चेहरा देख के ऐसा लगता है कि अब मैं उसे और नहीं रख पाऊंगा। माधव, ये क्या? चौधरी तुम्हारे घर आ रहा है? भाई ये क्या हंगामा मचा रखा है? भाई मैं तो चलता हूँ, घर जाकर जहर गोली भिजवा देता हूँ। और खिड़की जल्दी बंद कर दो। चौधरी जी, क्यों रे लड़के? नहीं फकीर, तुम समझते हो कि मैं सो रहा हूँ? नहीं, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। मैं दूर दूर की बातें भी सुन सकता हूँ। अरे माधव दत्त, आजकल तुम्हारी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ रिश्तेदारी चल रही है। कैसी बात करते हैं चौधरी जी? ऐसा मजाक मत कीजिए, हम लोग तो बड़े ही मामूली आदमी हैं। अच्छा, पर तुम्हारा ये लड़का तो राजा की चिट्ठी का इंतजार कर रहा है। तो बच्चा है, पागल है, इसकी बात पर क्यों ध्यान देते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसमें अचरज की कोई बात नहीं। अब तुम्हारे घर जैसा इतना बढ़िया घर राजा और कहाँ पाएंगे? अब देखते नहीं, तुम्हारी खिड़की के सामने राजा का नया डाकघर खुला है। ए लड़के, तुम्हारे नाम की राजा की चिट्ठी आई है। सच? सच नहीं तो और क्या, तुम्हारा और राजा का दोस्ताना जो है। ये रही राजा की चिट्ठी, लो। मुझसे मजाक ना करो चौधरी जी। फकीर, तुम बताओ ना, ये राजा की चिट्ठी है? हाँ बेटा, मैं फकीर होकर कहता हूँ, ये उन्हीं की चिट्ठी है। लेकिन मैं तो इसमें कुछ नहीं देख पाता। मेरे आंखों में आज सब कुछ सफेद दिखाई पड़ रहा है। चौधरी जी बताओ ना, ये चिट्ठी में क्या लिखा है? राजा ने लिखा है कि मैं आज या कल में तुम्हारे घर आ रहा हूँ
और मेरे लिए तुम लोग चना चबाना का इंतजाम करके रखना। राजमहल में अब उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। चौधरी जी दुहाई है, ऐसा हंसी मजाक मत करिए। हंसी मजाक? कैसा हंसी मजाक? इनकी मजाल है कि हंसी मजाक कर सकें? चाचा जी अब तुम भी पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गया हूं मैं पागल। इसीलिए आज मुझे इस सादे कागज पर सारे अक्षर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। राजा ने लिखा है कि वो खुद अमल से मिलने आ रहे हैं, साथ में राजवैद्य को बुला रहे हैं। सुनो फकीर सुनो, उनके बाजे बज रहे हैं। तुम सुन नहीं पाते? थोड़ा और पागल हुए बिना वो सुन ना पाएंगे। चौधरी जी, पहले मैं समझता था कि तुम मुझसे नाराज हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम सच में राजा की चिट्ठी ले आओगे ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। चलो, इस लड़के में श्रद्धा भक्ति तो है, अकल न सही पर मन का सच्चा है। लगता है 4 पहर बीत गए। ये रात टन टन टन, शाम का पहला घंटा। शाम का पहला तारा क्या निकला है फकीर? इन लोगों ने खिड़की जो बंद कर रखी है। वैद्य जी कह गए, मैं क्या कर सकता हूँ? महाराज आज रात यहाँ आएंगे। ये तो गजब हो गया। कब सिपाही जी, कितने बजे? महाराज आज रात के दूसरे पहर यहाँ आएंगे। जब मेरा दोस्त बाहर घंटा बजाएगा टंग टंग टंग, तभी? हाँ तभी। और महाराज ने अपने सबसे छोटे दोस्त को देखने के लिए अपने सबसे बड़े राज्यवैद्य को यहाँ भेजा है। अरे ये क्या, चारों तरफ सब कुछ बंद क्यों है? खोल दो, जितने खिड़की दरवाजे हैं सब खोल दो। जी। कैसे हो बेटा? मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे कोई रोग भी नहीं है और मुझे कहीं दर्द भी नहीं है और मैं तारे भी देख सकता हूँ। अरे वाह, तो मतलब जब आधी रात को राजा आएंगे तो क्या तुम बिस्तर को छोड़कर उनके साथ जा सकोगे? हाँ बिल्कुल जा सकूंगा। अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे जान में जान आएगी। मैं उनसे पूछूंगा कि मुझे आसमान में ध्रुव तारा दिखाए। शायद मैंने उस तारा को देखा है पर कब देखा ये नहीं पता। वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। सुनो, घर को अच्छी तरह साफ करके फूलों से सजाकर राजा के आने के लायक बना दो। जी। और इस चौधरी को यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं, समझे? नहीं नहीं वैद्य जी, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। इन्होंने ही मुझे वो चिट्ठी दी थी राजा वाली। इन्हें बाहर मत निकालो। अच्छा बेटा, तो अब जब ये तुम्हारे दोस्त हैं तो रहें इसी घर में। अमल बेटा, राजा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो खुद तुमसे मिलने आ रहे हैं। तुम आज उनसे कुछ मांग लेना। तुम तो जानते ही हो हमारे घर की हालत अच्छी नहीं है। वो तो मैंने कब का तय कर लिया था, इसकी चिंता आप मत करो। क्या तय कर लिया है तुमने? कि मैं उनका एक डाकिया बनूंगा, उनकी चिट्ठियां देश देश बांटता फिरूंगा। फूफा जी, हमारे घर में राजा आने वाले हैं ना, तो उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया कि आपने? उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारा यहाँ सिर्फ चना चबेना ही खाएंगे। चना चबीना? चौधरी जी, ये तो आपने पहले ही बोल दिया था। आपको राजा जी के बारे में सब कुछ पता है, बस हम लोग को नहीं पता। अगर मेरे घर कोई जाए तो वहां से खाने के लिए अच्छा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम लोग जरा शांत हो जाओ। अरे इसको तो नींद भी आ गई। दिए की रोशनी बुझा दो। अब सिर्फ आसमान के तारों से ही रोशनी को आने दो। तो तुम ये मूर्त की तरह क्यों खड़े हो? मुझे तो डर सा लग रहा है। ये जो हो रहा है ये अच्छे लक्षण नहीं है। ये लोगों ने मेरे घर में अंधेरा क्यों कर दिया है? चुप रहो माता।
अमल, वो सो गया है। मैं उसके लिए ये फूल लाई थी। अच्छा तो दे दो। वो कब उठेगा? हाँ, अभी अभी तुरंत, जैसे ही राजा आकर इसे पुकारेंगे ये उठ जाएगा। वो जब भी जागेगा आप उससे एक बात कह दोगे? क्या कहना होगा? उससे कहना कि सुधा उसे भूली नहीं है। তুমি সন্ধ্যারো মেঘমালা, তুমি আমারো সাধেরো সাধনা, মম শূন্য গগন বিহারী, আমি আপন মনেরো মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা। তুমি আমারি, তুমি আমারি, মম অসীম গগন বিহারী, তুমি সন্ধ্যারো মেঘমালা, তুমি আমারো সাধেরো সাধনা। মম হৃদয় রক্ত রাগে তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া, ওই সন্ধ্যা স্বপ্ন বিহারী, তব অধর এঁকেছি সুধা বিষে মিশে, মম সুখ দুঃখ ভা